सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज काफी सारी जनता वापस आ गई ऐसा लग रहा है मुझे। आपको कैसा लग रहा है क्लास में बैठ के? हाँ, बुरा तो नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। चलो सुदर्शन, वेलकम बैक। और कौन वापस आया है? चंचल और ये दोनों तो आ गए ना। और ये दत्तात्रेय, आप बीच बीच में क्यों गायब हो जाते हो? कोई सेंस है इस बात का? ऋषभ, लेफ्ट हो जाओ। मेरा लेफ्ट, आपका राइट। रुद्राक्ष, लेक्चर्स अटेंड करने का मन है कि रहने दिया? हाँ, क्या है ये? तुम का एकदम ही बिल्कुल अपने हिसाब से आ रहे हो। एक, क्या कुछ तो बोलो। क्यों नहीं आ रहे हो? इतना इरेगुलर क्यों आप? इसको बंद कर दोगे क्या? 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, फिर वापस चालू करते हैं। हाँ, बताओगे रीजन? पहले ही बता देते। चलो, ओके, चलो आ जाओ। हम लोगों ने कल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुरू किया था क्या? यस। चलो, 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमने कल डिस्कस किए थे। पहला प्रॉमिसरी नोट, दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तीसरा चेक। याद आ रहा है क्या सबको? ठीक है, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? इन राइटिंग, साइंड। साइन कौन करेगा? प्रॉमिसरी नोट कौन साइन करेगा? मेकर। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर, और चेक, चेक ड्रॉअर। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज किसके नाम पर ड्रॉ किया जाता है? ड्रॉई के नाम पर, राइट? ड्रॉई के नाम पर। अच्छा, क्या ड्रॉई ड्रॉअर हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज में? हाँ। और क्या पेई ड्रॉअर हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज में? यस। याद आ रहा है कि सबको? उसके बाद आदर्श, फोकस, चेक। चेक में क्या? ड्रॉई, ड्रॉई कौन होता है चेक में? बैंक। कौन होता है? बैंक। ठीक है, क्या चेक के केस में ड्रॉ और ड्रॉई सेम हो सकता है? चेक में ड्रॉ ड्रॉई सेम हो सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इन सब में आपको पे क्या करना है? क्या पे करोगे इन सब में? मनी पे करोगे, स्टैम्प ड्यूटी पे करोगे। क्या पे करोगे? स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी कौन सा लगाओगे? अडेसिव स्टैम्प। याद आ रहा है क्या सबको? चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो अब ना, ये चैप्टर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है? बात मत करना बिल्कुल भी, फोकस करना। ये चैप्टर टेक्निकल है, ठीक है? स्पेशल मेंशन टू स्टूडेंट सिटिंग हियर। मैं एक ही बार वार्निंग दूंगी, है ना? सिर्फ एक बार, जो मैंने दे दी है, जो मैंने दे दी है, ठीक है? तो आप तीनों ध्यान रखना जो मैंने बोला, ठीक है? ओके, और बाकी सब फोकस करना। देखो सच में ये चैप्टर टेक्निकल है, इसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो आप लोग जितना फोकस करोगे उससे उतना आपके लिए काम आसान होगा, और मेरे लिए तो होगा ही। ठीक है? ओके, वेरी नाइस। चलो, यस, आप लोग आ जाओ पेज नंबर, ओके,
यस, आ जाओ आप लोग पेज नंबर 7 पे, ठीक है। चेक हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करेंगे चेक की क्रॉसिंग, ठीक है। नाउ चेक की क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनना। आप लोगों ने देखा होगा कि चेक ओके आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार चेक को ऐसे यहां से क्रॉस किया जाता है, कभी सिर्फ सिंगल क्रॉस लगाया जाता है, कभी डबल लगाया जाता है, राइट। तो ये सब क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है समझो, ठीक है। सबसे पहले क्रॉसिंग क्यों करते हैं पहले हम वो देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि क्रॉसिंग कितने टाइप की होती है। पहला मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग मीन्स एन इंस्ट्रक्शन टू द ड्रॉई। अब चेक में ड्रॉई कौन होगा, बैंक, लिखो यहाँ पे ड्रॉई मतलब बैंक, लिखो यहाँ पे ड्रॉई मतलब बैंक, ओके। क्रॉसिंग का मतलब एक बैंक को एक इंस्ट्रक्शन, ड्रॉई बैंक को एक इंस्ट्रक्शन जाता है कि आप पेमेंट काउंटर पे मत करना, आप पेमेंट बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना। काउंटर पे पेमेंट का मतलब क्या, तो पहले के टाइम पे ना ओपन चेक्स हुआ करते थे। ओपन चेक्स का मतलब कि चेक मैंने दिया, लेट्स से आई हैव टू मेक आई हैव टू पे 1000 रुपीज टू सोहम, ठीक है, मुझे 1000 रुपये उसको देना है। तो मैंने चेक लिखा सोहम के नाम पर, बिना क्रॉस किए मैंने सोहम को दे दिया, ठीक है। तो सोहम के पास अनक्रॉस्ड चेक है, राइट। सोहम बैंक में जाएगा काउंटर पे, उसको प्रेजेंट करेगा, चेक सबमिट होगा, कैश लेके आ जाएगा। अब ऐसे में मेरे ऊपर बहुत बड़ा रिस्क हो गया। क्या रिस्क हो गया मेरे ऊपर, मेरे उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि व्हाट इफ ये चेक किसी और के हाथ में लग जाए, कोई भी जाएगा उसको प्रेजेंट करेगा और पैसा लेके आ जाएगा, करेक्ट है, राइट। चेक घूम गया तो क्या होगा, करेक्ट है। तो इसीलिए क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट आया, और क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो भी चेक क्रॉस्ड होगा तो ड्रॉई बैंक कभी भी कैश नहीं देगी, किसे, जो चेक प्रेजेंटर है। प्रेजेंटर कौन हो गया, जो चेक बैंक में दे रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। बैंक कभी भी उसको कैश नहीं देगी, बैंक चेक देखेगी और फिर मेरे अकाउंट से पैसा इसके अकाउंट में डालेगी। इतना क्लियर है, क्रॉसिंग सबको समझ में आया, हाँ या ना, कोई भी ऐसा है जिसको समझना है एक और बार, ओके। सो चेक की क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी, पहले क्या होता था, ओपन चेक्स होते थे। ओपन चेक्स का मतलब क्या कि लेट्स से अपने प्रॉप ले लें क्या अपन, ओके, किसी को 80 में से 12 मार्क्स आए हैं, ओके। मानसी, मनासी और मानसी, मानसी, ओके, ठीक है, वो वाली मानसी है क्या, ओके। नाउ ये चेक है अपना, ठीक है। अगर ये चेक ओपन है, ठीक है, अगर ये चेक ओपन है तो ओपन का मतलब यहां पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्रॉसिंग नहीं होगी। पर ये अनक्रॉस्ड, इसका मतलब क्या, जो जिसके हाथ में चेक है ना, जो चेक का होल्डर है, वो बैंक में जाकर इसको काउंटर पे प्रेजेंट करेगा और बैंक उसको हाथों हाथ कैश दे देगी। अब इसमें बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है कि प्रेजेंट जिसने भी प्रेजेंट कर दिया उसको कैश मिल जाएगा, समझ में आ गया, राइट। तो अब ये बंद कर दिया, अब सिर्फ होते हैं क्या, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग में क्या होता है कि जो ड्रॉअर है, ड्रॉअर कौन, जो पे करने वाला है, ठीक है, राइट, जो पे करने वाला है, तो ड्रॉअर क्या करेगा, यहाँ पे क्रॉसिंग कर देगा। तो क्रॉसिंग से क्या होगा, जो भी वो पेमेंट करने जाएगा, मतलब जो भी चेक को जमा करने जाएगा, वो चेक बैंक में जमा हो जाएगा, ठीक है। और जमा होने के बाद बैंक मेरे अकाउंट से, जो ड्रॉअर था, ड्रॉअर के अकाउंट से पेई के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा। समझ में आ गया सबको अभी, बहुत अच्छे से क्लियर है। तो इसीलिए क्रॉसिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है। ओपन चेक में कैसे ट्रांसफर होता है, कैश मिल जाता है काउंटर पे। इतना क्लियर है, यहां तक क्लियर है अमृता, बढ़े आगे। अब देखो क्रॉसिंग के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, सिंपल है। एक तो इट अफेक्ट्स द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ चेक, इट डज नॉट अफेक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी, एंड क्रॉसिंग इज अ मटीरियल ऑल्टरेशन, बट क्रॉसिंग of check by the holder does not affect the rights in respect of check। तो क्रॉसिंग से कभी भी ये मत समझना कि ट्रांसफरेबिलिटी इफेक्ट हो रही है। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब एक और नाम क्या है अपना, नेगोशिएबिलिटी। क्या नाम है, नेगोशिएबिलिटी। चेक की क्रॉसिंग से ट्रांसफरेबिलिटी अफेक्ट नहीं होती है। पेई, पेई मतलब होल्डर, पेई होल्डर हो गया यहाँ पे,
पेई कौन होता है? क्रेडिटर। पेई कौन होता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर जो होल्डर है चेक का, उसके पास ही चेक पड़ा हुआ है ना, मैंने उसको चेक दे दिया था, उसके कोई राइट्स अफेक्ट नहीं होंगे जस्ट बिकॉज मैंने क्रॉसिंग करी है। तो क्रॉसिंग करने से पेई के जो होल्डर है उसके राइट्स अफेक्ट नहीं होते हैं। बस ये मोड ऑफ पेमेंट थोड़ा बदल जाता है कि पहले वो पेई जो था होल्डर, मैं बार बार पेई होल्डर दोनों क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो पेई है वही होल्डर हो गया चेक का, उसके हाथ में है ना चेक, होल्डर हो गया, उसका बस मोड ऑफ पेमेंट चेंज हो जाता है, उसको काउंटर पे पैसा मिलने की बजाय उसके अकाउंट में मिलेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। समझ में आ गया? तो चेक से उसके ना ही राइट्स अफेक्ट होते हैं ना ही ट्रांसफरेबिलिटी अफेक्ट होती है, बस क्या चेंज होता है? क्या चेंज होता है? क्या चेंज होता है? संकेत क्या चेंज होता है? मोड ऑफ पेमेंट। इतना क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बढ़े आगे, एकदम सिंपल है। अब टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, कितने टाइप ऑफ क्रॉसिंग है टोटल? वेरी नाइस। ओके, सबसे पहली क्रॉसिंग का नाम है जनरल क्रॉसिंग। सबसे पहले क्रॉसिंग का नाम क्या है? जनरल क्रॉसिंग। ऑनलाइन लाइव मिताली, आर्या, इशिता, स्वप्निल, ध्यान से सुनना। सबसे पहली क्रॉसिंग है जनरल क्रॉसिंग। इसका मतलब क्या है? व्हेन चेक बेयर्स अक्रॉस इट्स फेस टू पैरेलल लाइंस। कितनी लाइंस है टोटल? टू पैरेलल लाइंस। टू पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, विदाउट एनी वर्ड्स और विथ वर्ड्स। या तो आपने वर्ड्स नहीं लिखे या फिर आपने वर्ड्स लिखे, ठीक है, एंड कंपनी या और एंड नॉट नेगोशिएबल। अगर आपने वर्ड्स लिखे नॉट नेगोशिएबल या फिर आपने अपना नाम लिख दिया, किसका? खुद का नाम लिख दिया, समझ में आ रहा है? जो ड्रॉअर है उसका नाम लिख दिया, या फिर आपने पेई का नाम लिख दिया। समझ में आ गया? अब पेई का नाम या ड्रॉअर का नाम मतलब क्या? सुनना, हम एंड कंपनी कब लिखते हैं? जब आप एज ए ड्रॉअर, आप इंडिविजुअल हो पर कंपनी की फॉर्म में ऑपरेट कर रहे हो, या फिर कोई प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में ऑपरेट कर रहे हो, या फिर जो पेई है, जैसे लेट्स से पेई जो है वो है सोहम एंड कंपनी। अब मैंने नाम सिर्फ क्या लिखा? सोहम। तो मैं ऊपर क्रॉस के बीच में, जो डबल क्रॉस है ना, इनके बीच में क्या लिख सकती हूँ? एंड कंपनी। बट ये एकदम भी कंपलसरी नहीं है। इतना क्लियर है? आपने सिर्फ डबल क्रॉस लगा दिया तो वो एकदम चलेगा। समझ में आया? यहां पर आप एंड कंपनी लिख सकते हो, यहां पर आप नॉट नेगोशिएबल भी लिख सकते हो चाहो तो। समझ में आ गया सबको? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? जनरल क्रॉसिंग। इतना क्लियर है? जनरल क्रॉसिंग क्लियर है? एकदम सिंपल। कितनी लाइंस लगेगी उसमें? 2। बीच में क्या लिख सकते हो? एंड कंपनी या फिर नॉट नेगोशिएबल। स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब where the lines of crossing bear the name of the banker, name of the banker, ठीक है। नाउ और यहां पर मैंने लिख दिया SBI बैंक। समझ में आ गया? ठीक है। इनका देखो डिफरेंस मैं बताऊंगी, पहले आप ये समझो कि जनरल और स्पेशल में डिफरेंस क्या है। जनरल में भी 2 लाइन लग रही है, ठीक है, पर नाम क्या आ रहा है बीच में? एंड कंपनी या फिर नॉट नेगोशिएबल। इसमें हम बीच में क्या कर रहे हैं? बैंक का नाम लिख रहे हैं। इतना क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अकाउंट पेई क्रॉसिंग। अकाउंट पेई क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें हम लिखते हैं अकाउंट पेई या अकाउंट पेई ओनली, ठीक है। मतलब आपने अकाउंट पेई ओनली 2 लाइन खींची और उसमें लिख दिया अकाउंट पेई ओनली। इसका मतलब है ये पैसा सिर्फ किसके अकाउंट में जाएगा? अकाउंट पेई के नाम में जाएगा, जिसका नाम उस चेक पे लिखा है। समझ में आ गया? जिसका नाम उस चेक पे लिखा है सिर्फ उसी के अकाउंट में जाएगा और किसी के अकाउंट में नहीं जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है। और लास्ट इज नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा? कंपल्सरीली अगर आपको कोई पर्टिकुलर चेक को नॉट नेगोशिएबल करना है तो आप क्या करोगे? नॉट नेगोशिएबल वर्ड लिख दोगे। इतना क्लियर है? चलो
उल्टा चलते हैं। नॉट नेगोशिएबल में आप दो क्रॉस के बीच में क्या लिख देते हो? नॉट नेगोशिएबल। ठीक है, अकाउंट पे के लिए आप क्या लिख देते हो? अकाउंट पे ओनली। ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग होती है। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्यों? क्योंकि ये पैसा अब किसी और एंडोर्सी के अकाउंट में नहीं जाएगा, सिर्फ अकाउंट पे जो पे है उसके अकाउंट में जाएगा, मतलब पे के आगे एंडोर्समेंट नहीं होगा। इतना क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट इज स्पेशल क्रॉसिंग। उसमें हम क्या लिख देते हैं? बैंक का नाम। और ऊपर है जनरल क्रॉसिंग। दिस इज द मोस्ट कॉमन क्रॉसिंग, जिसमें बस अपन ने 2 क्रॉस कर दिए। इतना क्लियर है? ठीक है, अब जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या हुआ? जो अपन ने क्रॉसिंग समझा ना, वो जनरल क्रॉसिंग है। कि जनरल क्रॉसिंग अगर किया है, इसका मतलब अकाउंट काउंटर पे नहीं करना है, बैंक टू बैंक जाएगा, दैट इज जनरल क्रॉसिंग। तो अगर आप चाहते हो कि आप ड्रॉई को बोलो, ड्रॉई कौन है यहाँ पे? बैंक। ड्रॉई कौन है यहाँ पे? बैंक। अब सुनना, पहले आप ये चीज समझो यहाँ पे थोड़ी सी, फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ। ओके सुनो, एक चेक। ठीक है ना, चेक में एक हो गया ओपन चेक, जिसमें मनी इज रिसीव्ड ओवर द काउंटर। क्रॉस में 4 हो गए, जनरल, स्पेशल, रेस्ट्रिक्टिव, नॉन नेगोशिएबल। रेस्ट्रिक्टिव इज नथिंग बट अकाउंट पे। ठीक है, जनरल इज नॉर्मल, जो अपना क्या होता है, जिसमें पैसा काउंटर पे नहीं मिलेगा, अकाउंट टू अकाउंट ही जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, स्पेशल में द बैंक whose name is written between the 2 parallel lines will receive the credit of money। सिर्फ वो ही बैंक पैसा रिसीव करेगी जिसका नाम, जिस बैंक का नाम वो पैरेलल लाइंस के बीच में लिखा हुआ है। समझ में आ गया? मतलब रिसीवर बैंक का नाम आप जब पैरेलल लाइंस के बीच में लिख देते हो तो वो कौन सा चेक हो गया? स्पेशल क्रॉसिंग। समझ में आ गया? और इससे ही समझना कि अब वो किसी और बैंक में नहीं जा सकता। ये जनरली किस केस में होता है? पार्टनरशिप के केस में, कि पार्टनरशिप बिजनेस है एक या एलएलपी बिजनेस है एक, और उसमें बैंक का, जिस बैंक का नाम लिखा है, लेट्स से उस बैंक में इनके मल्टीपल अकाउंट्स हैं। ठीक है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं, तो उन्होंने जिस बैंक का नाम लिख दिया उस बैंक से उस बैंक में पैसा चला जाएगा। इतना क्लियर है? अकाउंट नंबर अलग अलग हो सकता है, अकाउंट नंबर तो वही होगा ना जिसका नंबर लिखा हुआ है, पर ये सिर्फ वही बैंक रिसीव करेगी और कोई बैंक में पैसा नहीं जाएगा। बोलो मतलब? ओके यस। चलो मुझे बताओ एक चीज, एकदम जनरल सवाल पूछूंगी आपसे। पे जो है वो चेक कहाँ डिपॉजिट करता है? खुद की बैंक में या ड्रॉअर की बैंक में? ड्रॉअर की बैंक में या खुद की बैंक में? खुद की बैंक में। तो उसी बैंक में चेक जमा होगा जहां पर जिसका नाम पैरेलल लाइंस के बीच में लिखा। समझ में आ गया अभी सबको? बहुत अच्छे से। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूं आपको। पहले के टाइम पर ना, अभी तो देखो आईपीओ वगैरह का पेमेंट कैसे होता है, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन जीरोदा वगैरह वगैरह आ गया। बट पहले जब आईपीओ के लिए अप्लाई करना होता था तो आपको डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक देना पड़ता था। तो अब जो भी पैसा आईपीओ का एप्लीकेशन मनी आएगा, तो कंपनी क्या करती है, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन करती है जिसको बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट। क्या बोलते हैं? तो एस्क्रो अकाउंट में ही पैसा जाए, उसके लिए सेबी ने बोला था हर चेक पे स्पेशल क्रॉसिंग होनी चाहिए। स्पेशल क्रॉसिंग क्यों? उसी बैंक में पैसा जाएगा जिस बैंक में एस्क्रो अकाउंट है। इतना क्लियर है सबको अभी? कोई डाउट, समस्या, आपत्ति किसी को भी? तीसरा होता है अकाउंट पे ही, विच इज नोन एज रिस्ट्रिक्टिव चेक।
account number written on check which is owned and held by payee will only receive the credit of money. मतलब जिस अकाउंट नंबर, जो अब देखो यहां पे नाम किसी का भी लिखा हो, अकाउंट पे ओनली क्या बोलता है, नाम किसी का भी लिखा हो, जो अकाउंट नंबर लिखा है ना उसी में पैसा जाएगा. समझ में आ गया? मतलब रिगार्डलेस ऑफ एंडोर्समेंट. एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर. ट्रांसफर से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका अकाउंट नंबर लिखा है वहां पर उसी में ही पैसा जाएगा, नाम कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता. इतना क्लियर है? समझ में आया सबको? मोस्ट कॉमन चेक इज रिस्ट्रिक्टिव चेक. सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो चेक है वो रिस्ट्रिक्टिव चेक है, जिसमें हम अकाउंट पे ओनली लिख देते हैं, पीछे अकाउंट नंबर लिख देते हैं, सामने अकाउंट पे मतलब जो पे है उसका नाम लिख देता है. अब पे का नाम थोड़ा गलत भी हो गया ना, सोहम की स्पेलिंग में SOHAMMMM लिख दिया ना, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो अकाउंट नंबर लिखा है ना उसी में पैसा जाएगा. समझ में आ गया अभी सबको? तो सबसे कॉमन चेक जो आज की डेट पे बिजनेसेस में यूज होता है वो अकाउंट पे चेक है, रिस्ट्रिक्टिव चेक. इतना क्लियर है? लास्ट हो गया नॉन नेगोशिएबल चेक. सो इफ द पे negotiates the check to a third party, then the drawer, which is the debtor, will not be liable to the third party for dishonor. इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने चेक पे लिख दिया है क्रॉस के बीच में, क्या लिख दिया? नॉट नेगोशिएबल. हाँ, और फिर भी मेरा जो पे है उसको समझ नहीं आ रही है कि नॉट नेगोशिएबल है, उसने उसको नेगोशिएट कर दिया. नेगोशिएट कर दिया मतलब एंडोर्स कर दिया. एंडोर्स कर दिया मतलब ट्रांसफर कर दिया, और अब वो चेक डिसऑनर हो गया. डिसऑनर मतलब चेक बाउंस हो गया. चेक बाउंस हो गया मतलब चेक वापस लौट गया. डेटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है. डेटर मतलब ड्रॉअर रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो सिंपल सी बात है, जब मैं ड्रॉअर हूं, मैंने चेक बनाया, मैंने क्रॉसिंग के बीच में लिखा नॉट नेगोशिएबल, तो जब मैंने बोला नेगोशिएट नहीं करने का तो नहीं करने का. पे में अक्ल नहीं है, पे ने उसको आगे जाकर नेगोशिएट कर दिया. किसी पे का अपना कोई क्रेडिटर होगा, उसको जाके नेगोशिएट कर दिया उसने. ठीक है, अब चेक डिसऑनर हो गया. एम आई लाइबल? नो, बिकॉज द चेक वाज ओरिजिनली नॉन नेगोशिएबल. इतना क्लियर है? यस, दिस चेक इज एन एक्सेप्शन टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, बिकॉज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट क्या बोलता है? एवरी इंस्ट्रूमेंट अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, विच आर थ्री इंस्ट्रूमेंट्स, आर ऑलवेज नेगोशिएबल, बट नॉन नेगोशिएबल चेक इज एन एक्सेप्शन टू इट. रेस्ट्रिक्टिव भी नॉन नेगोशिएबल में आता, फॉर श्योर रेस्ट्रिक्टिव भी नॉन नेगोशिएबल हो गया, बट द पॉइंट हियर इज कि रेस्ट्रिक्टिव में जिस पर्सन का नाम लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट नंबर में ही पैसा जाएगा. ऐसा समझ में आ गया? अकाउंट बट नहीं, बट नॉन नेगोशिएबल में अगर आपने नॉन नेगोशिएबल लिख दिया, राइट, वो आगे बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं हो सकता. आगे अगर थर्ड पर्सन को नेगोशिएट किया भी और चेक बाउंस हो गया तो कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी. जनरली चेक बाउंस होने पे क्रिमिनल लाइबिलिटी आती है, इसमें कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी. समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को इसमें? बोलो ना. कौन सी क्रॉसिंग? जनरल क्रॉसिंग का तो मतलब एक काउंटर पे नहीं होगा. सिंपल, जिसको पैसा जाए वो जाए, बस काउंटर पे कैश नहीं देना. दैट इज जनरल क्रॉसिंग. दैट इज वेरी रिस्की. स्पेशल क्रॉसिंग इज बेसिकली कि जिस बैंक का नाम, जो रिसीवर बैंक का नाम लिखा है उसी बैंक में पैसा जाएगा. ठीक है. रिस्ट्रिक्टिव अकाउंट पे चेक इज जो अकाउंट नंबर लिखा है उसमें पैसा जाएगा. इतना क्लियर है? नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता ना. अकाउंट पे चेक में बिकम नेगोशिएबल. हाँ सुनो, अकाउंट पे चेक में नेगोशिएट कर सकते हो. कैसे? नया अकाउंट नंबर लिख दिया. समझ में आ रहा है? तो अकाउंट पे चेक को आप नेगोशिएबल बना सकते हो, बट जो नॉन नेगोशिएबल है उसको नेगोशिएट नहीं कर सकते. अकाउंट पे चेक को अगर आपको नॉन नेगोशिएबल बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा अकाउंट पे ओनली एंड नॉट नेगोशिएबल. समझ में आ गया? जब तक आपने नॉट नेगोशिएबल नहीं लिखा ना तब तक वो नेगोशिएबल है. क्लियर है? तो जनरल वाला भी नेगोशिएबल है, स्पेशल वाला भी नेगोशिएबल है, और अकाउंट पे ही रेस्ट्रिक्टिव भी नेगोशिएबल है. जब तक आपने वर्ड्स नहीं लिखे. कौन से?
नॉट नेगोशिएबल नहीं लिखा तब तक वो नेगोशिएबल है। बोलो निर्मल। करेक्ट, यही मैं बोलना चाह रही हूँ। यहां पर नाम से फर्क नहीं पड़ता, जो किसी महान आदमी ने नाम में क्या रखा है वो रिस्ट्रिक्टिव चेक के लिए बोला है कि नाम से फर्क नहीं पड़ता। किससे फर्क पड़ता है? नंबर से फर्क पड़ता है। समझ में आया? चलो फोटो लो फटाफट से, एकदम तुरंत फुर्ती में। क्या हुआ? बोलो। रात में चलो बड़े आगे। फोटो लिया आप लोगों ने? फोटो ही नहीं लिया अभी तक। ले लिया? डन। चलो अभी नहीं, बाद में। इसको कंप्लीट करना है ना, सिर्फ ऐसे ही फोटो ले रहे अपन। डन मानसी। चलो आ जाओ। अब आते हैं हम चेक पे। कौन कौन क्रॉस कर सकता है? ड्रॉर क्रॉस कर सकता है क्या? यस। कौन क्रॉस कर सकता है? ड्रॉर क्रॉस कर सकता है। ड्रॉर जो चेक बनाता है वो क्रॉस कर सकता है। दूसरा, बाय होल्डर। A holder may cross and uncross check either generally or specially. If the check is crossed generally, holder may cross specially. होल्डर मतलब यहां पर कौन हो गया? जिसके हाथ में चेक है। अब वो यूजुअली तो पे ही होता है, पर होल्डर कोई और भी हो सकता है, वो अपन आगे देखेंगे। सो अभी के लिए आप देखो कि जिसके हाथ में चेक वो होल्डर, जिसके हाथ में चेक वो होल्डर। ठीक है, जो हाथ में चेक ले घूम रहा है वो होल्डर। इतना क्लियर है? तो अब देखो, अगर चेक अनक्रॉस्ड है तो देखो समझो, जिसके पास चेक है वही जाकर बैंक में जमा करके पैसे लेगा, है ना? उसको खुद को भी एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है, यार ये चेक मुझसे घूम गया तो, राइट? तो कोई भी जाकर अनक्रॉस चेक है, कोई भी काउंटर पे जाके पैसे ले लेगा। यहां तक क्लियर है? तो वो खुद से क्रॉस कर सकता है, जनरल क्रॉसिंग कर सकता है। इतना क्लियर है? और अगर ऑलरेडी क्रॉस मतलब चेक क्रॉस्ड है, कैसे क्रॉस्ड है? जनरली क्रॉस्ड है, तो वो स्पेशली कर सकता है। समझ में आया? बैंक का नाम लिख सकता है। इतना क्लियर है? तो देखो, यूजुअली क्रॉसिंग कौन करता है? ड्रॉअर। कौन करता है? ड्रॉअर। पर अगर ड्रॉअर ने नहीं किया तो कौन कर सकता है? होल्डर। अनक्रॉस चेक जनरली क्रॉस कर सकते हो, और जनरली क्रॉस चेक स्पेशली क्रॉस कर सकते हो। अनक्रॉस चेक जनरली और स्पेशली दोनों कर सकते हो, और ऑलरेडी जनरली क्रॉस है तो स्पेशली कर सकते हो। कौन कर सकता है ये? होल्डर। और ड्रॉअर को तो जो मर्जी वो कर सकता है। नेक्स्ट इज बाय बैंकर। बैंकर में क्रॉस एंड अनक्रॉस चेक, और इफ द चेक इज ऑलरेडी क्रॉस जनरली ही में क्रॉस स्पेशली। तो बैंकर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? ड्रॉई। इतना क्लियर है? कोई डाउट है किसी को इसमें? बढ़े आगे? नहीं हाँ, नहीं हाँ, ओके। अब देखो, पेइंग बैंकर। अब देखो, बैंक्स भी यहाँ पे दो है ना सौरभ? बैंक्स यहाँ पे दो है, कौन सी? पेइंग बैंकर और रिसीविंग बैंकर। ठीक है। नाउ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर, ये इस पे 5 सितारे लगाओ। प्रसाद, मुझे पता है समर्थ। क्या? तो, तुम ही फंसते हो हमेशा ऐसा।
तो तुम इधर बैठ जाओ ना, वहां पे क्यों बैठे हो फिर ऐसे? चलो, सेक्शन 85 क्या बोलता है? Protection of liability of the paying banker, check payable to order. Where a check is payable to order purports to be endorsed by or on behalf of the payee, the banker is discharged by payment in due course. मैम ये क्या है मैम? चलो सुनो सुनो सुनो, दो पार्टीज होती है, एक तो पेबल टू ऑर्डर और एक होता है पेबल टू बेरर, ये तो सबको पता है ना? अगर चेक, सुनना ध्यान से, पेइंग बैंकर के लिए, अगर चेक एंडोर्स हो जाता है, अगर चेक विच इज पेबल टू ऑर्डर purports to be endorsed by payee or on behalf of the payee, the banker is discharged by payment in due course. Payment in due course मतलब payment on maturity date. Payment in due course मतलब लिखो वहां पे payment by maturity date. ठीक है, इसका मतलब बहुत सिंपल सी चीज हुई है। अगर एक चेक का कोई पेई है, पेई कौन होता है? जिसको पैसा मिलने वाला है, और उस पेई ने उसको एंडोर्स कर दिया, चेक को क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया। तो जिस दिन पेइंग बैंकर ने मैच्योरिटी डेट तक अगर कोई पैसा लेने आया और उसको पैसा दे दिया, राइट, तो पेइंग बैंकर हो जाएगी डिस्चार्ज। तो बेरर चेक में पेइंग बैंकर कब डिस्चार्ज होती है? बाय मैच्योरिटी डेट पेमेंट करते हैं डिस्चार्ज। मैम ये तो बेसिक है, इसमें बोलने की क्या बात है, बस वो लैंग्वेज वाली बात है, दैट्स इट। ठीक है, सो पेइंग बैंकर कौन हो गई? ड्रॉअर की बैंक। व्हाट्स अ पेइंग बैंकर? हु इज अ पेइंग बैंकर? जो ड्रॉअर की बैंक है। यहां तक क्लियर है? जिस दिन किसी ने चेक डाला बैंक में, हाँ, और पेइंग बैंकर को क्वेश्चन आया, किसी ने पूछा कि ये चेक डाला गया है इस अकाउंट का, क्या आप पेमेंट करने वाले हो? पेइंग बैंकर बोलेगी हाँ, पेइंग बैंकर ने मैच्योरिटी डेट तक पेमेंट कर दिया, दैट्स इट, खत्म। समझ में आया? अच्छा मुझे बताओ, क्या चेक हमेशा डिमांड पे होता है? हाँ, चेक हमेशा डिमांड पे। डिमांड कब होती है? डेट ऑफ चेक से 3 मंथ्स के बीच में क्या होती है? डिमांड। ये सबको पता है ना? जो डेट लिखी है उस डेट से 3 मंथ्स तक कोई भी चेक बैंक में डाल सकता है और पैसा निकाल सकता है, इतना क्लियर है? तो जिस दिन डिमांड रेज हुई, अगर पेइंग बैंक ने पेई को या फिर एंडोर्सी को पेमेंट कर दिया, पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो गया, राइट, उनकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई। तो मैम यही तो काम होता है उनका। हाँ, समझ में आ गया? ठीक है, इसको लिख लो यहां पे। When paying bank makes the payment to payee or endorsee, when paying bank makes the payment to payee or endorsee, its liability is discharged. समझ में आया क्या? बढ़े आगे। अब नेक्स्ट, अगर लेट्स से उसमें पे का नाम लिखा ही नहीं है, तो फिर क्या ऑप्शन है दूसरा? बेरर। पे नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? बेरर। मतलब या तो ऑर्डर वाला होता है या बेरर वाला होता है। अच्छा, जो बच्चे आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनको बताती हूँ, या तो कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू ऑर्डर वाला होता है या फिर टू बेरर वाला होता है। टू ऑर्डर मतलब जिसका नाम लिखा है उसी को पेमेंट जाएगा, ठीक है, और बेरर मतलब जब किसी का नाम नहीं लिखा है तो जिसके हाथ में वो चेक होगा या प्रॉमिसरी नोट होगा या बिल ऑफ एक्सचेंज होगा उसको जाएगा। बेरर मतलब आई बियर दिस इंस्ट्रूमेंट, आई विल रिसीव द पेमेंट। ये कब होगा? जब उसका पेई का नाम नहीं लिखा है। इतना क्लियर है? अगर वो ऑर्डर वाला चेक हुआ तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो जाएगा। अगर बेरर वाला भी चेक हुआ तो जिसके हाथ में चेक है वो बैंक में चेक डालेगा और पैसा जिस दिन उसको मिल गया उस दिन पेइंग बैंक हो जाएगी
डिस्चार्ज। समझ में आ गया? तो बेरर चेक में भी पेइंग बैंक कब डिस्चार्ज हो जाती है कि बेरर ने चेक लगाया बैंक में और पेइंग बैंक ने पेमेंट कर दी। इतना क्लियर है? तो जैसा ऊपर हमने पढ़ा एग्जैक्टली वैसा ही किसमें है? बेरर चेक में। क्लियर है सबको? चलो बढ़े आगे। तो अब देखो दो प्रोटेक्शन हमने देखी। एक तो अगर चेक ऑर्डर वाला होगा तो जिस दिन पेई ने या इंडोर्सी ने अप्लाई किया चेक, प्रेजेंट किया चेक को और पेइंग बैंक ने पेमेंट कर दिया, उस दिन क्या पेइंग बैंक डिस्चार्ज हो गई। यस। या फिर जिस दिन बेरर ने चेक प्रेजेंट किया और पेइंग बैंक ने पैसा डाल दिया तो क्या उस दिन भी वो डिस्चार्ज हो गई। यस, वेरी सिंपल। इतना क्लियर है? अब तीसरा, पेमेंट ऑन चेक क्रॉस जनरली। अब मुझे बताओ, अब आपको पता है जनरल क्रॉसिंग, तो पेइंग बैंक कब डिस्चार्ज हो जाएगा जनरल क्रॉस चेक पे? जब वो पैसे बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर देगी रादर देन गिविंग इट ऑन काउंटर, वो डिस्चार्ज हो गई। तो पेइंग बैंक कब डिस्चार्ज होगी? जिस दिन वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर देगी रादर देन पेइंग इट ऑन काउंटर। सिंपल। समझ में आ गया? अभी मानसी समझ में आया? चंचल थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में? सुनिधि आ रहा है समझ में? वंस ए बेरर ऑलवेज ए बेरर, मतलब अगर किसी का नाम नहीं लिखा है ना तो फिर वंस ए बेरर इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज ए बेरर इंस्ट्रूमेंट। नाम कौन लिखेगा? होल्डर खुद का नाम थोड़ा ना लिखेगा। वही तो मैं बोल रही हूं। होल्डर देखो, नाम चेक बनाता कौन है? उसमें कोई भी डिटेल्स भरने का हक सिर्फ और सिर्फ ड्रॉअर को है। बस वो एक चीज कर सकता है, कौन? पेई क्रॉसिंग, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर सकता। पेई कोई डिटेल्स ऐड नहीं कर सकता चेक में। तो अगर चेक में पेई का नाम नहीं है तो बेरर इंस्ट्रूमेंट हुआ। अब वंस एन इंस्ट्रूमेंट इज अ बेरर इंस्ट्रूमेंट, इट इज ऑलवेज अ बेरर इंस्ट्रूमेंट। अब आप उसको संभाल के रखो, बस फोन के पीछे कवर में लगा लो। समझ में आ गया? ठीक है, क्यों चेक किसी को घूमे नहीं, घूमेंगे तो दोनों घूमेंगे, ऐसा। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? अच्छा अब बताओ, अगर स्पेशल क्रॉसिंग वाला चेक है तो व्हेन डज पेइंग बैंक गेट्स डिस्चार्ज्ड? पेइंग बैंक की लायबिलिटी कब डिस्चार्ज होगी अनका? स्पेशल क्रॉसिंग वाला चेक है तो क्या बोला इसने? जब जो रिसीविंग बैंक का नाम लिखा था, जिस दिन पेइंग बैंक वो रिसीविंग बैंक के अकाउंट में पैसा डाल देगी आदित्य, उस दिन लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि वो कैसे क्रॉसिंग थी उसमें? स्पेशल क्रॉसिंग। तो पैसा किस में जाना चाहिए? जिस रिसीविंग बैंक का क्रॉस के बीच में नाम लिखा हुआ। बैंक टू बैंक ट्रांसफर होगा तो जनरल क्रॉसिंग में लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई, पर उसी बैंक में ट्रांसफर किया जिसका नाम क्रॉसिंग के बीच में लिखा था तो स्पेशल क्रॉसिंग की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई। अगर जनरली क्रॉस्ड है तो किस बैंक में ट्रांसफर करना है इतना रेलेवेंट नहीं है ना। किसी भी बैंक में नहीं, अकाउंट पे के बैंक में ही डालेंगे, लेकिन उनकी लायबिलिटी किस दिन डिस्चार्ज होती है? जिन्होंने काउंटर पे नहीं किया, बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया, राइट? बट व्हेन डू वी कॉल दैट स्पेशल क्रॉसिंग में उनकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई? व्हेन दे हैव ट्रांसफर्ड इट टू ओनली दैट बैंक जिसका नाम क्रॉसिंग में लिखा हुआ है। समझ में आ गया? पेमेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ अ क्रॉस्ड चेक। ठीक है, नाउ where the banker on whom a cross check is drawn, banker on whom the crossed check is drawn, banker on whom the crossed check is drawn, इसका मतलब क्या हुआ? ड्रॉई बैंक, पेइंग बैंक, ये एक ही हो गए ना? ड्रॉई बैंक और पेइंग बैंक सेम ही हो गई क्या कि अलग अलग बैंक है? ड्रॉई बैंक और जो पेइंग बैंक है वो सेम हो गई क्या? हाँ, जो पैसा देने वाली है और ड्रॉई बैंक भी वही हो गई जो पैसा देने वाली है, राइट? सो जब ड्रॉई बैंक ने पेमेंट इन ड्यू कोर्स कर दिया, द बैंकर पेइंग द चेक शैल बी एंटाइटल्ड टू द सेम राइट्स। इसका मतलब ध्यान से सुनना, बैंकर पेइंग द चेक
एंड ड्रॉई बैंक में एक छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा. बैंकर पेइंग द चेक इज द बैंक इटसेल्फ, ठीक है, द मेन बैंक, एंड द ड्रॉई बैंक इज द branch of that bank. मेरा आईसीआईसीआई में अकाउंट है, ठीक है, नहीं किसी और में, मेरा आईसीआईसीआई में अकाउंट है, ठीक है. अब मैं ड्रॉअर हो गई, मुझे चेक का पेमेंट करना है, राइट. तो जो चेकबुक होती है ना, उसपे ब्रांच का नाम लिखा होता है. मैं उस चेक पे जिसपे मेरी ब्रांच का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, राइट, हाँ, ये जो चेक है इस पे ब्रांच का ऊपर नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है, राइट. मैंने यहाँ पे पेई का नाम लिख दिया, यहाँ पे अमाउंट फिल कर दिया, यहाँ पे वर्ड्स में फिल कर दिया, यहाँ पे साइन कर दिया, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? ऐसे ही होता है चेक, है ना. अब मेरा पॉइंट ये है कि ये जो ब्रांच है ना, ये टेक्निकली ड्रॉई है, क्योंकि इनके नाम पर चेक ड्रॉ हुआ है. ऑन हुम इट इज ड्रॉन? ऑन दिस ब्रांच, ठीक है. पर जो पेमेंट जाएगा वो ये ब्रांच करेगी ऐसा नहीं है. पेमेंट वो पेइंग बैंक करती है. बैंक आईसीआईसीआई बैंक ही है, समझ में आ रहा है. पर जो ड्रॉई बैंक है वो टेक्निकली यहां पर कौन है? वो ब्रांच ऑफ दैट बैंक है. क्या हो गई? ब्रांच ऑफ दैट बैंक. और जो पेइंग बैंक है इट्स द मेन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक. एंड ब्रांच होगी नवीपेट ब्रांच आईसीआईसीआई बैंक. समझ में आ गया सबको अभी? यस. तो क्या बोल रहे हैं? जब इस ब्रांच पर चेक ड्रॉ होगा और जब जो पेइंग बैंक है वो पेमेंट कर देगी बाय ड्यू डेट, पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो गया. होता नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल चीज पढ़ रहे हैं हम, पर बस उसको हम वर्ड्स में लिख रहे हैं. जब ब्रांच पे चेक ड्रॉ हुआ, ब्रांच पे चेक ड्रॉ होता है ना कि पूरी बैंक पे हो जाता है, ब्रांच पे. तो जब ब्रांच पे चेक ड्रॉ हुआ और बैंक से पेमेंट चला गया, कौन सी बैंक से? प्रॉपर बड़ी पूरी बैंक से पेमेंट जाएगा ना, राइट. ऐसा नहीं है कि मेरा अकाउंट जो है वो आईसीआईसीआई बैंक नवीपेट ब्रांच में तो पैसा यहाँ पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है. पैसा यहाँ पड़ा है ऐसा नहीं है. पैसा हेडक्वार्टर्स नहीं रहता है, वो जाता है इधर उधर. समझ में आ गया? वो कैश डिस्ट्रीब्यूट होता है एटीएम्स में. इतना क्लियर है? यस. तो मेरा पॉइंट ये है कि चेक ड्रॉ होगा ब्रांच के नाम पर पे करेगी मेन बैंक. तो जिस दिन चेक ड्रॉ हुआ ब्रांच के नाम पर, पेइंग बैंक ने उसको पे कर दिया और बाय ड्यू डेट पे किया, पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो गया. समझ में आ गया? और इस पेइंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई डिस्चार्ज. क्लियर है सबको अभी? कोई डाउट है? ये सिंपल है और ऐसा ही होता है. क्लियर है? नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक आउट ऑफ ड्यू कोर्स. अब देखो, एनी बैंकर पेइंग अ क्रॉस्ड चेक जनरली otherwise than to another banker or a checked cross specially otherwise than to the banker to whom the same is crossed or his agent being a banker shall be liable to be the true owner of check for any loss he may sustain. अच्छा चलो मुझे बताओ, जनरल चेक में पेइंग बैंकर का काम क्या है? पैसा ट्रांसफर करना. कैसे? अकाउंट टू अकाउंट. तो जनरली क्रॉस चेक में पेइंग बैंकर ने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, अदरवाइज देन टू अ बैंकर, मतलब अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया. जनरल क्रॉसिंग में पेइंग बैंक ने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है. या स्पेशल क्रॉसिंग में पेइंग बैंक ने रिसीवर बैंक के जिसका नाम लिखा था चेक के बीच में, क्रॉस के बीच में, उसके अलावा कोई दूसरी बैंक को ट्रांसफर कर दिया. तो गलती किसकी? पेइंग बैंक की. वो लायबल रहेगी. ये तो हमको पता था, ठीक है. तो जनरल क्रॉसिंग या वायलेशन ऑफ जनरल क्रॉसिंग, वायलेशन ऑफ स्पेशल क्रॉसिंग अगर आपने किया तो कोई भी लॉस अगर होता है ड्रॉअर को, लॉस किसको होगा?
ड्रॉअर को होगा ना, तो द बैंक विल बी लाइबल। खत्म। क्लियर है? लिखो इसको एक बार, लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। और कितने वर्ड्स हैं? 2 लाइन है। व्हेन द पेइंग बैंकर pays at the counter, when the paying banker pays at the counter in case of general crossing or pays to another bank in case of special crossing, then it shall be liable, for losses. It shall be liable for losses to the drawer. लिखा सबने? इतना समझ में आ गया? चलो बताओ, पेइंग बैंक की क्या क्या लाइबिलिटी। यहां पे पहली लाइबिलिटी क्या है? उल्टा चलेंगे। पहली लाइबिलिटी हमने क्या पढ़ी? अगर जनरल क्रॉसिंग है और उसने ओवर द काउंटर पे कर दिया, जनरली क्रॉस चेक है और पेइंग बैंक ने ओवर द काउंटर पे कर दिया, तो क्या वो लाइबल है? यस। स्पेशली क्रॉस्ड है और उसने दूसरी बैंक को पैसा दे दिया, क्या वो लाइबल है? यस। इतना क्लियर है? उसके ऊपर अगर एक चेक किसी ब्रांच के नाम पे ड्रॉ हुआ है और बैंक ने पेमेंट पे कर दिया है बाय ड्यू डेट, तो क्या वो डिस्चार्ज हो जाएगी? यस। ठीक है। उसके ऊपर अगर स्पेशली क्रॉस्ड है, दूसरी बैंक को पे कर दिया, डिस्चार्ज हो गए, मतलब उसी बैंक को पे कर दिया जिसका नाम लिखा है, डिस्चार्ज हो गए। यस। जनरली क्रॉस्ड है, ओवर द काउंटर नहीं पे किया, दूसरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, डिस्चार्ज हो गए। यस। डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी। बेरर चेक है, बेरर को पे कर दिया, डिस्चार्ज हो गए। ऑर्डर चेक है और पे या उसके इंडोर्सी को पे कर दिया, डिस्चार्ज हो गए। सिंपल। ठीक है। तो इफ यू पे टू द पेई और इंडोर्सी, यूर डिस्चार्ज। इफ यू पे टू द बेरर, if it's a bearer check, you're discharged. If the check is crossed generally and you do not pay it over the counter, you pay to the bank, you're discharged. If you pay to the bank, if it's a specially crossed check to the only bank which is written on the check, it is discharged. समझ में आ गया? एकदम सिंपल है अभी, इजी पीजी। चलो आ जाओ अभी आगे। प्रोटेक्शन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ विच बैंक? कलेक्टिंग बैंक। कौन सी लाइब्रेरी, किसकी लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? कलेक्टिंग। रिसीविंग मतलब ये किसकी बैंक हो गई? पेई या फिर एंडोर्सी या फिर बेरर। अगर ऑर्डर वाला हुआ तो कलेक्टर बैंकर किसकी होगी? कलेक्टिंग बैंक, पे या इंडोर्सी की। पर अगर बेरर चेक हुआ तो बेरर की बैंक होगी। समझ में आ गया सबको? इतना तो सिंपल है। अपूर्वा समझ में आया? चलो बढ़े आगे। ठीक है। नाउ non-liability of banker receiving payment of check. So a banker who has in good faith and without negligence received payment for a customer of a check crossed generally or specially to himself shall not in case the title of check proves defective incur any liability to the true owner of the check by reason only of having received such payment. क्या समझ में आया? कुछ नहीं। माइक की प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ ओके सुनो। ओके सुनो 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 सुनो, ये 3 चीजें समझो तो आपको समझ में आ जाएगा। बैंक जो है कलेक्टिंग बैंक, उन्होंने क्रॉस्ड चेक का पेमेंट रिसीव किया। कलेक्टिंग बैंक ने क्या रिसीव किया? क्रॉस चेक का पेमेंट रिसीव किया।
उन्होंने अपने कस्टमर के बिहाफ पे रिसीव किया, उनका जो क्लाइंट है उसके बिहाफ पे रिसीव किया। तीसरा, जो कलेक्टिंग बैंक है उन्होंने एकदम गुड फेथ में बिना कोई नेग्लिजेंस के ये पेमेंट रिसीव कर लिया कि भाई उनको पता चला कि ये पैसा आने वाला है, उन्होंने भी ज़्यादा चीज़ें नहीं चेक करी, उन्होंने बस खुद ही पेमेंट रिसीव कर लिया। मतलब दे हैव एक्टेड इन गुड फेथ, नॉट इन बैड फेथ। ऐसा नहीं उन्होंने अपने क्लाइंट के साथ कोई कार्टेल वगैरह बना के और लूटने का प्लान किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक व्हाट हैपेंड इन नीरव मोदी केस। नीरव मोदी के केस में नीरव मोदी और पीएनबी के एमडी ने साथ में मिलकर फ्रॉड किया था ना, वो यहाँ पर नहीं है। इतना क्लियर है? तो अगर एक कलेक्टिंग बैंक है, वो अपने कस्टमर के बिहाफ पे पैसा रिसीव कर रही है इन गुड फेथ, और बाद में पता चला कि जो कस्टमर है उसका टाइटल डिफेक्टिव है, टाइटल मतलब उसके पास राइट था ही नहीं वो पैसा लेने का, उसने फ्रॉड करने की कोशिश करी। किसने? कस्टमर ने। तो जो कलेक्टिंग बैंक है वो क्या हो जाएगी? फ्री, डिस्चार्ज, उन पे कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी। सो कलेक्टिंग बैंक इज नॉट लाइबल इफ देर इज अ फ्रॉड बिकॉज द कस्टमर्स टाइटल इज डिफेक्टिव, बट कलेक्टिंग बैंक ने गुड फेथ में वो पैसा अपने कस्टमर के बिहाफ पे लिया। यहां तक क्लियर है? बहुत अच्छे से। जिसमें आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी एक फ्रॉड चालू हो गया नया टेलीग्राम पे, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है फ्रॉड में कि एक स्कीम लाए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी स्कीम, जिसमें आपको स्कॉलरशिप के नाम पर आपसे पैसा मांगेंगे, है ना। और वो पहले तो बोलते हैं आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी और आपको मतलब उस स्कॉलरशिप के बेसिस पर, मतलब अगर आपने ये इतना इतना अमाउंट दिया तो आपकी पूरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन फ्री हो जाएगी, मास्टर्स वगैरह फ्री हो जाएगा इन इंडिया और आउटसाइड, ठीक है ना। ये वो स्कीम में बताते हैं। नाम भी एकदम अटल बिहारी वाजपेयी जी का रखा है कि सुन के ऐसा लगेगा कि हाँ सही होगा, है ना। अब ऐसे केस में वो बोल रहे हैं पहले आप 24,000 रुपये पे करो, फिर बोले 24,000 रुपये पे कर रहे हैं, फिर वो बोलते कि अरे नहीं नहीं आपको तो अभी 84,000 पे करना है, तो आप एक काम करो 60 पे कर दो क्योंकि पहले वाला 24,000 एडजस्ट हो जाएगा। कर दिया, फिर मतलब जो भी है इंसान वो पे करते जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं आप एक काम करो, आप ये स्कॉलरशिप को प्रॉपरली फुल्ली अवेल करने के लिए आपको 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, तो आपने 80 से 84 तो कर दिया, अब आप रिमेनिंग कर दो। फिर वो ऐसे करते करते वो समझ में आ रहा है आदमी पे करने को रेडी है, इसके अकाउंट में पैसा तो होगा, राइट। मेरा पॉइंट ये है जिसको पैसा जा रहा है वो फ्रॉडस्टर है, जो पैसा रिसीव कर रहा है, जो स्कीम रन कर रहा है, पर उसकी बैंक तो पैसा लेते जा रही है ना, तो इसमें कलेक्टिंग बैंक की कोई गलती है क्या? आइडियली जिसके साथ फ्रॉड हो रहा है वो भी अपनी मर्जी से पैसा दे रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो लिंक आ गई, ओटीपी दे दिया, पूरा पैसा गायब, वो वाला केस नहीं है। वो अपनी मर्जी से, पेयर जो है वो पैसा दे रहा है, जो पेई है वो पैसा ले रहा है, और कलेक्टिंग बैंक एंट्रीज कर रही है, तो इसमें कलेक्टिंग बैंक की कोई गलती है क्या? तो इसमें कलेक्टिंग बैंक लायबल नहीं होगी। तो अगर कलेक्टिंग बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पे, अभी अपने अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर डिस्कस किया, पर अगर चेक का पैसा कलेक्टिंग बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पे लेती इन गुड फेथ, बिकॉज दैट डज नॉट नो, द बैंक डज नॉट नो कि जो यहाँ पर कस्टमर है वो फ्रॉड है खुद, तो बैंक की कोई गलती नहीं है। इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट, समस्या? बोलो हाँ या ना, बढ़े आगे। चलो एकदम पीछे खिसक जाओ, कमर सीधी कर लो, पीछे हो जाओ, पीछे। ऋषभ, राइट, गुड मॉर्निंग, हो ना साथ में? हाँ चलो एक्सरसाइज करेंगे, चलो आ जाओ, करो 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 करो, सब लोग, सारसी, चलो करो करो करो। फाल्गुनी, सब करो सब करो, हाँ करो करो करो। प्राची, किया सबने ये? ठीक है, अब ऐसे करो, पीछे, अच्छा पीछे बेंच है, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब सुनो, अरे 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 अरे, ये करो, हाँ करो, हाँ ये करो। अब एक दूसरे को ऐसे सटाक मार दो, मार दिया, हो गया, ठीक है।
अब अपना सर घुमाओ ऐसे ऐसे, हाँ करो करो करो, क्या कर रहे हो, करो करो, सही में बोल रही हूँ मैं, डू इट डू इट डू इट, तनाया करो, नेक मूवमेंट, नेक मूवमेंट करने से टेंशन रिलीज होता है ना, जो आप ले नहीं रहे हो, बस हो गया। चलो अभी बढ़े आगे, चलो अब सुनना ध्यान से, लाफ्टर, क्या लाफ्टर क्लब शुरू करूं, अच्छा वो एक चपड़ चपड़, चलो मेरी बात सुनो, अब अपन जो पढ़ने वाले हैं, चेक चेक चेक, काफी सारा चेक 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 हो चुका है, अब आ जाओ बिल ऑफ एक्सचेंज पे, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज पे आ जाओ लड़कियां, किस पे आ जाओगे आप लोग, बिल ऑफ, हाँ बोलो ना, चेक में स्टैंपिंग नहीं होती है, पढ़ा तो है अपन ने, सेक्शन 3 में एग्जाम्प्ट हो गया ना, तो फिर अपन ने पढ़ा है ना सेक्शन 3 में स्टैंपिंग इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम ऑन चेक, हाँ चलो आ जाओ उधर, किसका दोस्त है तुम में से वो, तुम क्या लेके आते कि चलो आ जाओ यहाँ सो जाओ, वो भी उसका बढ़िया है, उसका टाइम सेम है उठने का, उसका टाइम सेम है उठने का, वो इसी टाइम पे उठता है, अब नीचे जाएगा चाय वाय पिएगा चलो okay now, okay 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 okay, सुनो now, okay now, सुना ध्यान से, now एक होता है एक्सेप्टर और एक होता है एक्सेप्टर फॉर ऑनर, ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, एक्सेप्टर वो पर्सन होता है जो ड्रॉई है, एक्सेप्टर इज ड्रॉई, अच्छा मुझे बताओ एक बिल ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करता है, ड्रॉअर, ठीक है, ड्रॉअर सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, राइट, उस लाइबिलिटी पेमेंट की किस पर है, ड्रॉई, राइट, है ना, ड्रॉई को क्या इस बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन करना कंपलसरी है, यस, तो जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉअर ने बनाया पर साइन किसने किया, ड्रॉई ने, उसने उस दिन अपनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर ली, तो वो क्या हो गया, एक्सेप्टर, क्या हो गया, एक्सेप्टर, समझ में आ गया। अब मैंने आपको बताया था कल भी कि यूजुअली ड्रॉअर कौन होता है, यूजुअली बिल ऑफ एक्सचेंज में, राइट, मतलब कौन हो गया, पेई, तो जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कौन करता है, पेई, तो पेई यूजुअली ड्रॉअर हो जाता है, पेई मतलब क्रेडिटर, सुनना ध्यान से जो कल नहीं थे सुनना, पेई मतलब कौन हो गया, क्रेडिटर, तो अगर मैंने तुम्हें गुड्स बेचे क्रेडिट पे, ठीक है, तो मैं हो गई क्रेडिटर, मैंने एक बिल बना दिया, ये इनवॉइस नहीं है, ये वो बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसमें मैं लिखूंगी कि सोहम यू
you have to make a payment of rupees 1000 rupees, you have to make a payment of 1000 rupees to me. तो मैं ही पे ही हो गई और मैं ही ड्रॉर हो गई क्योंकि बिल मैंने बनाया, राइट? साइन कौन करेगा उस पर, एसेंट कौन देगा? अपनी ड्रॉई. तो जिस दिन ड्रॉई ने अपना साइन करके एक्सेप्टेंस दे दिया कि हाँ चलेगा, मैं पेमेंट करेगा, वो हो गया एक्सेप्टर. तो ड्रॉई बना एक्सेप्टर. पर ड्रॉई कब बना एक्सेप्टर? जब उसने एक्सेप्टेंस दे दिया साइन करके कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा. पर अब कभी कभी क्या होता है ना चंचल, कि वो जो बिल है वो कभी कभी डिसऑनर हो जाता है. क्या हो जाता है? डिसऑनर हो जाता है. डिसऑनर कैसे? कि जो ड्रॉई है उसके अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं था कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज से पैसा निकालने गए बैंक में तो बैंक ने, जो पेइंग बैंक है, उसने बोल दिया कि नहीं ड्रॉई के अकाउंट में पैसा ही नहीं है. समझ में आ गया? ड्रॉई पेयर हो गया ना, तो ड्रॉई के अकाउंट में पैसा होगा तभी बिल ऑफ एक्सचेंज से पैसा निकलेगा, राइट? तो ऐसे केस में एक भगवान आता है बीच में. उसका वो जो भगवान है, ठीक है, उसका नाम मिस्टर भगवान है. जो मिस्टर भगवान है वो बोला है कोई बात नहीं, सोहम के बैंक में पैसा नहीं है, सोहम पे नहीं कर पा रहा है. मिस्टर भगवान प्रकट होते हैं और वो बोलते हैं मैं पेमेंट करेगा. वो हो गया एक्सेप्टर फॉर ऑनर. एंड नॉट नेसेसरीली कि चेक डिसऑनर, सॉरी, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ तो ही ये चीज हो रही है. कोई रैंडम पर्सन आकर भी बोल सकता है. कैसे? सुनना ध्यान से. ए है डेटर. ए क्या हो गया? डेटर. बी हो गया क्रेडिटर. बी पेई भी हुआ, बी ड्रॉई भी हुआ, सॉरी ड्रॉवर भी हुआ. करेक्ट है क्योंकि इसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया. इतना क्लियर है? बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, ड्रॉ किया मतलब बनाया. बिल ऑफ एक्सचेंज बना के किसको दिया? ए को. ए क्या हो गया? ड्रॉई. जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ए का नाम लिखा हुआ है कि ए पे करेगा, उस दिन वो ड्रॉई हो गया. पर जिस दिन वो साइन करेगा वो क्या बन गया? एक्सेप्टर. ठीक है. अब एक बंदा है सी जो ए का डेटर है. सी ने बोला कि ए एक काम करो, तुम मत पे करो, मैं डायरेक्टली बी को पे कर देता हूं. इन दोनों में भी एक इक्वेशन है वेर इन सी हैज टू मेक पेमेंट्स टू ए एंड ए हैज टू मेक पेमेंट्स टू बी. तो सी क्या बोल रहा है? मैं डायरेक्टली बी को पे कर दूंगा. यहां तक क्लियर है, राइट? तो ऐसे केस में सी आएगा और उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे अपना साइन कर देगा. और अब सी क्या बन गया? एक्सेप्टर फॉर ऑनर. तो सी अपनी मर्जी से भी ये चीज कर सकता है क्योंकि जो एक्सेप्टर फॉर ऑनर है और एक्सेप्टर है उनमें ऑलरेडी एक पुरानी इक्वेशन है पेमेंट की, राइट? हाँ, है ना? तो उन दोनों में भी एक इक्वेशन है, तो सी अपनी मर्जी से भी कर सकता है. या फिर ए का जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बाउंस हो गया या डिसऑनर हो गया, विच इज वाई सी आया है टू द रेस्क्यू और वो पेमेंट कर रहा है. इतना क्लियर है सबको? कोई डाउट है सब किसी को भी इसमें, राइट? सो देखो, एक्सेप्टर फॉर ऑनर बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स है. पहला, द होल्डर मस्ट कंसेंट टू द एक्सेप्टर फॉर ऑनर. होल्डर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू असेंट टू एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर. मतलब यहां पर होल्डर कौन हो गया? जो एक्सेप्टर फॉर ऑनर बन रहा है, जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज हाथ में है. समझ में आ गया? तो यहां पर होल्डर मतलब कौन हो गया? सी, जो एक्सेप्टर फॉर ऑनर है. समझ में आ गया? जिसके हाथ में बिल ऑफ एक्सचेंज है, राइट? तो बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके हाथ में है वो होल्डर, और उसको अपनी मर्जी से वॉलेंटरीली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो जबरदस्ती हाँ नहीं करेगा. इतना क्लियर है? तो पहली बात तो क्या होना चाहिए अनका? वॉलेंटरी. इतना क्लियर है? दूसरा, द बिल मस्ट हैव बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और फॉर बेटर सिक्योरिटी. प्रोटेस्टेड मतलब ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना एक्सेप्टर को, एक्सेप्टर से एक्सेप्टर फॉर ऑनर को जो ट्रांसफर हो रहा है बिल, ठीक है, ये या तो नॉन एक्सेप्टेंस मतलब डिसऑनर के चक्कर में होना चाहिए या फिर बेटर सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए. बेटर सिक्योरिटी मतलब कि भाई हमको लगता है कि जो एक्सेप्टर फॉर ऑनर है ना वो तो पक्के में पेमेंट कर देगा, तो इसलिए एक्सेप्टर से एक्सेप्टर फॉर ऑनर को बिल चला गया. इतना क्लियर है? यस. तो या तो डिसऑनर के कारण गया विच इज नॉन एक्सेप्टेंस, या फिर बेटर सिक्योरिटी कारण गया. इतना क्लियर है? तीसरा,
acceptance for honor can be made by person who is not already liable on the bill. Already जो acceptor for honor है वो पहले से ड्रॉई नहीं होना चाहिए. ड्रॉई कौन होता है? जिसको पेमेंट करना है, द वन हु इज गोइंग टू मेक द पेमेंट, वो ड्रॉई ना, जो एक्सेप्टर होता है, राइट. सो एक्सेप्टर फॉर ऑनर का कहीं पर भी बिल में नाम पहले से नहीं होना चाहिए. वो बाद में, मैंने क्या बोला, वो प्रकट हुआ ना, वो बाद में आया. एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आया एक्सेप्टर फॉर ऑनर. इतना क्लियर है, राइट. अब ये भी हो सकता है कि एक्सेप्टर एक्सेप्ट करने से मना कर दे क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, तब भी कौन आ सकता है? एक्सेप्टर फॉर ऑनर. समझ में आ गया? तो नॉन एक्सेप्टेंस मतलब क्या? जो ड्रॉई है उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि यार मेरे पास पैसा ही नहीं, मैं क्या करूंगा एक्सेप्ट करके, मैं क्या करूंगा साइन करके, तो कौन आ जाएगा? एक्सेप्टर फॉर ऑनर. इतना क्लियर है? ये क्या होना चाहिए? सब कुछ राइटिंग में, एंड इट मस्ट बी फॉर द होल अमाउंट ड्यू. आधा आधा नहीं चलेगा. समझ में आ गया? ठीक है. तो वेरी सिंपल, बिल ड्रॉ ड्रॉई पे हो चुका है. ड्रॉई कौन? हु इज गोइंग टू मेक द पेमेंट? द पेयर. ठीक है. अब अगर वो साइन करते क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर. लेट्स से उसके अकाउंट में इतना पैसा नहीं है और वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है. ठीक है. तो ऐसे केस में वो बिल किसी और को दे सकता है जिसका नाम होगा एक्सेप्टर फॉर ऑनर. वो पर्सन एक्सेप्टर फॉर ऑनर अगर अपनी मर्जी से, नॉट बीइंग फोर्स्ड, अपनी मर्जी से पेमेंट करने को रेडी है तो ही वो एक्सेप्टर फॉर ऑनर बनेगा. पहला. दूसरा, रीजन क्या होना चाहिए? बेटर सिक्योरिटी या नॉन एक्सेप्टेंस. तीसरा, राइटिंग में होना चाहिए, पूरे अमाउंट के लिए होना चाहिए. और पांचवा, उसका नाम पहले से बिल में नहीं होना चाहिए. इतना क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना. ठीक है. एक बार रीड करो फटाफट से इसको. सारे सी समझ में आया? श्रुति समझ में आया? रीड. चलो, एक्सेप्टर फॉर ऑनर की क्या क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज होगी? पहला, लाइबिलिटी. एक्सेप्टर फॉर ऑनर क्या पे के लिए लाइबल है? एक्सेप्टर फॉर ऑनर क्या पे को पे करने के लिए लाइबल है? हाँ. और उसके आगे अगर कोई एंडोर्सीज हुए तो उनके लिए भी लाइबल है. यस, दैट्स अ लाइबिलिटी. So acceptor for honor is liable to make the payment to payee and all future subsequent parties. इतना क्लियर है? तो जो पेई होगा उसके लिए तो पे करने के लिए लाइबल है, पर साथ ही साथ जो आगे और इंडोर्सीज भी अगर आएंगे तो उनको पे करने के लिए लाइबल होगा. इतना क्लियर है? यस. अब अगर एक्सेप्टर फॉर ऑनर ने गुड फेथ में ये सब किया है, गुड फेथ में मतलब कैसे कि जो एक्सेप्टर था उसके पास पैसा नहीं था तो इसलिए उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया. जो ड्रॉई उसके पास पैसा नहीं था तो एक्सेप्टर फॉर ऑनर ने गुड फेथ में बोला कि ठीक है अभी मैं पेमेंट कर देता हूं. तो जितने भी पुराने एक्सेप्टर्स हैं, दे आर लाइबल टू एक्सेप्टर फॉर ऑनर फॉर कॉम्पनसेशन. समझो ना, अगर मैं तुम्हारे बदले किसी का पेमेंट कर रही हूं तो मैं तुमसे पैसा ले लूंगी ना, right? So acceptor for honor has the right to take money from acceptors. Acceptor for honor has the
लाइबिलिटी टू मेक पेमेंट टू ड्रॉ टू पे। समझा? मैं अगर एक्सेप्टर फॉर ऑनर हूं तो मेरी एक लाइबिलिटी है, एक राइट और एक लाइबिलिटी है। राइट क्या है? सारे एक्सेप्टर से पैसा लूंगी। लाइबिलिटी क्या है? सारे पेई और इंडोर्सीज को पे करूंगी, है ना? सो ये एक्सेप्टर फॉर ऑनर हो गया, एक्सेप्टर फॉर ऑनर। ठीक है, एक्सेप्टर फॉर ऑनर ही हो गया, करेक्ट है। राइट सॉरी लाइबिलिटी है इसका टू पे और एंडोर्सीज, है ना? ठीक है, और इसका राइट है फ्रॉम रिसीविंग फॉर रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम ऑल द एक्सेप्टर्स और ड्रॉई। इतना क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट, समस्या, आपत्ति किसी को भी? बढ़े आगे? चलो, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? चेक। चेक में हमने सबसे पहले क्रॉसिंग पढ़ी। कितने टाइप की क्रॉसिंग है? 4। जनरल, स्पेशल, अकाउंट पे। अकाउंट पे का एक और नाम क्या है? रेस्ट्रिक्टिव। और चौथा नॉन नेगोशिएबल, करेक्ट है। उसके बाद जो पेइंग बैंक है उसको क्या क्या करना है? अगर जनरली क्रॉस्ड है तो अकाउंट में पे करना है, ऑन काउंटर पे नहीं करना है, तो ही उनकी लाइबिलिटी हो जाएगी डिस्चार्ज। स्पेशली क्रॉस्ड है तो अदर बैंक को पे करना है, तो उनकी लाइबिलिटी हो जाएगी डिस्चार्ज। अगर बेरर चेक है और बेरर मतलब बेरर चेक और बेरर के अकाउंट में पैसा पे कर दिया तो उनकी लाइबिलिटी हो जाएगी डिस्चार्ज। अगर ऑर्डर चेक है, पे या इंडोर्सी को पे कर दे तो लाइबिलिटी हो जाएगी डिस्चार्ज। इतना क्लियर है? पर अगर जनरल स्पेशल में गड़बड़ करी तो हु विल बी लाइबल? पेइंग बैंक विल बी लाइबल फॉर द लॉस टू द कस्टमर्स। इतना क्लियर है? फिर एक होती है कलेक्टिंग बैंक। कलेक्टिंग बैंक ने अगर अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे कोई भी पैसा रिसीव किया गुड फेथ में और फिर पता चला कि उनका टाइटल डिफेक्टिव था, टाइटल डिफेक्टिव मतलब पैसा रिसीव करने का उनके पास कोई भी राइट नहीं था, तो भी कलेक्टिंग बैंक लाइबल नहीं रहेगी। इतना क्लियर है? फिर हमने पढ़ा एक्सेप्टर और एक्सेप्टर फॉर ऑनर। एक्सेप्टर कौन होता है? जब ड्रॉई साइन कर दे, एक्सेप्ट असेंट दे दे अपना कि हाँ मैं लाइबिलिटी एक्सेप्ट करता हूं, तो वो क्या हो गया? एक्सेप्टर। इतना क्लियर है? पर कभी कभी ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर उसके बदले रेस्क्यू पे कौन आता है? एक्सेप्टर फॉर ऑनर। पर एक्सेप्टर फॉर ऑनर को ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी एक राइट है, वो क्या है? पुराने एक्सेप्टर से पैसा लेना। और लाइबिलिटी क्या है? आगे के लोगों को पे करना। बस इसमें एक दो चीजें याद रखना, राइटिंग में होना चाहिए, पूरे अमाउंट का होना चाहिए, वॉलेंटरीली वो एक्सेप्टर फॉर ऑनर बनना चाहिए, और बिल में उसका नाम कहीं पर भी लिखा होना नहीं चाहिए। पहले से जब बिल ड्रॉ हुआ था तब एक्सेप्टर फॉर ऑनर का नाम नहीं होना चाहिए। हाँ, तो फिर राइट कंपलसरी नहीं आएगा, राइट? पर वॉलेंटरीली सब कुछ होना चाहिए। समझ में आ गया? चलो आ जाओ। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एक तो 5 सितारे लगा लो। होल्डर कौन? अभी तक अपने होल्डर कौन पढ़ा? पेई, जिसके पास वो प्रॉमिसरी नोट है, मतलब जिसे वादा किया गया है। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब जिसे पैसे लेने हैं, मतलब पेई। या चेक में भी जो पेई है वो हो गया अपना होल्डर, क्योंकि उसी के पास चेक रहता है। चेक अपन क्रेडिटर को देते हैं ना, राइट? कि ले लो चेक, अब तुम जाके बैंक में डाल देना, राइट? तो जो पेई हुआ चेक का वो होल्डर, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी जो पे हुआ वो होल्डर, प्रॉमिसरी नोट में जो प्रॉमिसी हुआ वो होल्डर। इतना क्लियर है, राइट? यहां तक क्लियर है ना? मतलब तुम्हें अगर पैसा लेना है तो तुम होल्डर हो गए, है ना? सो एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम फॉर द पोजेशन टू रिसीव रिकवर मनी फ्रॉम द पार्टीज इज अ होल्डर। इतना क्लियर है? पर एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स? देखो, एनी पर्सन
who for consideration, any person who for consideration became the possessor of promissory note, bill of exchange or check if payable to the bearer, or payee or endorsee thereof, ठीक है, if payable to the order, before the amount mentioned in it became payable, without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title from whom he derived his title. पैसे दिए, बिल अपने नाम करा लिया. पैसे किसको दिए? होल्डर को. किसने दिए? होल्डर इन ड्यू कोर्स ने. तो एचडीसी जो है उसने किसी और को पैसे देके बिल चेक अपने नाम पे करा लिया, तो वो बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स. अब हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उससे इमीडिएटली पैसों की जरूरत है. किसे? होल्डर को. तो एचडीसी ने बोला डोंट वरी, आई एम हियर, डोंट वरी, क्या बोलते हैं हम? डोंट फियर व्हेन आई एम हियर, राइट? तो ऐसे केस में तुम डरो मत, मैं यहाँ हूं. तुमको कितने रुपए चाहिए? बोला मेरे को अभी 90,000 चाहिए. बोला बिल कितने का बना हुआ है? बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब 1 लाख रुपए का. तो उसने बोला 1 लाख रुपए का. तो मैंने होल्डर को बोला ये ले 90,000 रुपीज, बिल मुझे भेज दे. मैंने 1 लाख रुपए का बिल उसको कितने रुपए देके ले लिया? 90,000. होल्डर इन ड्यू कोर्स ने, एचडीसी ने 1 लाख रुपए का बिल ले लिया 90,000 पे करके. तो अब जो ड्रॉई है वो मुझे कितना पे करेगा? 1 लाख रुपए. तो मैंने कितना पैसा कमाया? 10,000. देखो आ जाओ, पहले एक बार एसेंशियल्स पढ़ लेते, आपको समझ में आएगा. सबसे पहला, होल्डर मस्ट हैव पेड वैल्यूएबल कंसिडरेशन. ठीक है, होल्डर मस्ट हैव पेड वैल्यूएबल कंसिडरेशन. वैल्यूएबल कंसिडरेशन मतलब ऐसा नहीं 1 रुपए शगुन के 11 रुपए. वैल्यूएबल, जितनी बिल की वैल्यू करीब करीब उतना ही देना पड़ेगा, पहला. दूसरा, टू बिकम अ एचडीसी अ पर्सन मस्ट ऑब्टेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय पेइंग वैल्यूएबल एंड लॉफुल कंसिडरेशन फॉर इट. तो एचडीसी को वैल्यूएबल लॉफुल कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा. एचडीसी कौन हो गया? श्रावणी. एचडीसी कौन हो गया? श्रावणी. हेलो, क्या हो गया एचडीसी? होल्डर इन ड्यू कोर्स. ध्यान दो, अगर होल्डर चाहे तो एचडीसी को गिफ्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज दे सकता है क्या? अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एचडीसी वैल्यूएबल कंसिडरेशन पे करेगा बिल लेने के लिए. 1 लाख रुपए, सॉरी 90,000 पे करेगा सो दैट वो बिल ले ले पूरा. क्या होल्डर एचडीसी को गिफ्ट दे सकता है? नहीं दे सकता. होल्डर एचडीसी को गिफ्ट में, क्या? गिफ्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं दे सकता. दैट मीन्स सिंपल, वन कैन नॉट बिकम एचडीसी फॉर फ्री. आप फ्री में एचडीसी नहीं बन सकते. आप गिफ्ट के नाम पर, अरे बाकी छोड़ो, इनहेरिटेंस में, एंसेस्टर्स से इनहेरिटेंस में आप एचडीसी नहीं बन सकते. मुझे अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स बनना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? लॉफुल कंसिडरेशन का, लॉफुल भी नहीं, वैल्यूएबल कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा. इतना क्लियर है? कोई डाउट है किसी को इसमें? बोलो हाँ ना, यहां तक क्लियर है? A holder must acquire the instrument before its maturity. Maturity date होती है कि इस डेट तक मैक्सिमम पेमेंट कर सकते हो, राइट? इस डेट तक मैक्सिमम होल्डर मतलब पे पैसा ले सकता है. इस डेट तक मैक्सिमम ड्रॉअर या सॉरी ड्रॉई पे करेगा, राइट? मेच्योरिटी के पहले एचडी पैसा बिल ट्रांसफर कर सकता है एचडीसी को, राइट? तो एचडी विल ट्रांसफर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू एचडीसी. किसके बदले? कंसिडरेशन के बदले. इतना क्लियर है? एंड दैट टू बिफोर मैच्योरिटी डेट. इतना क्लियर है? ये चाहो तो ऐसा लिख लो, आपको इजी हो जाएगा समझना. ठीक है, इसके अलावा क्या है? इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट और रेगुलर होना चाहिए, और वो जो होल्डर है वो खुद भी लीगली एंटाइटल्ड होना चाहिए टू बिकम अ होल्डर. होल्डर कौन है यहाँ पे? ओरिजिनली अपना पेई.
तो ऐसा नहीं कि पे के टाइटल डिफेक्ट्स हैं। तो अगर पे के टाइटल क्लियर नहीं है तो वो किसी को होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बना सकता। तो पे का क्लियर टाइटल होना चाहिए टू बिकम अ होल्डर, ठीक है, उसका क्लियर टाइटल होना चाहिए, रेगुलरली वो इंस्ट्रूमेंट बना होना चाहिए। तो वो एचडीसी को क्या कर देगा, कंसिडरेशन के बदले ट्रांसफर कर देगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इतना क्लियर है सबको? कोई डाउट समस्या इसमें? डन। एक छोटी सी 2 लाइन लिख लो आप लोग, यहीं पे लिख लो। when HD transfers negotiable instrument, when HD transfers negotiable instrument when HD transfers negotiable instrument to HDC against valuable consideration then HDC will get absolute right for receiving payments. HDC will get absolute right for receiving payments. क्लियर है? इजी है? थोड़ा डिफरेंट है ना? चलो ठीक है, डन है। अब मैं आपसे मिलती हूं कल, परसों क्या है, कल मेरे सर का, हाँ तो कल मैं आपसे मिलती हूँ, है ना? डन, चलो ऑल राइट।